हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे इस वीडियो में आपके कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 विषय हिंदी का जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसका संपूर्ण सॉल्यूशन स्टूडेंट्स अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे 13 क्वेश्चन है, आपके 13 प्रश्न है और 13 के 13 प्रश्नों के उत्तर जो है वो अपन इस वीडियो में यहाँ पे कवर करेंगे। अथवा वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर भी अपन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा अच्छे से, इसका जो आप लोगों को यहाँ पे होमवर्क कर लेना है। और पेरेंट्स मैं आपको बता दूं, देखो संस्कृत विषय का सॉल्यूशन अगर आपने नहीं बनाया तो मैंने वीडियो अपलोड कर दी है कंप्लीट सॉल्यूशन की, उसे भी बना लीजिएगा। और गणित विषय का अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो गणित का भी मैंने अपलोड कर दिया है कंप्लीट सॉल्यूशन, उसकी वीडियो भी आप लोग चैनल पे देख लेना। देखिएगा, बात करते हैं क्वेश्चनों की यहाँ पे, और वीडियो की क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लेना, 480 कर लेना ताकि आपको एकदम क्लियर यहाँ पे दिखे। देखो खंड ए है अपना, सबसे पहले प्रश्न पहला है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इस अपठित गद्यांश को पढ़ना है अपने को, और जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनके अपने को यहाँ पे आंसर देने हैं। तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, इस गद्यांश को पढ़ सकते हैं। आपके पास पेपर भी होगा तो आप लोग पेपर में भी पढ़ लीजिएगा। अपन सीधे आंसर की बात करेंगे। देखिएगा, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, शिक्षा का उद्देश्य। और सेकंड है इसका कि शिक्षा मनुष्य को बनाती है। तो शिक्षा मनुष्य को क्या बनाती है, तो संस्कारबद्ध बनाती है, मानवीय गुणों से विभूषित करती है, स्वाभिमान से जीना सिखाती है। तो यहाँ पे द वाला ऑप्शन आप लोग राइट कर लीजिए, इसमें उपर्युक्त सभी। और थर्ड है इसका शिक्षा का उद्देश्य है। तो शिक्षा का क्या उद्देश्य है स्टूडेंट्स, तो शिक्षा का उद्देश्य है भैया जीवन जीने की कला सिखाना। तो ग वाला ऑप्शन आप से वाला ऑप्शन आप लोग राइट कर लेना यहाँ पे। अगला देखना, मनुष्य को प्रगति के पथ पर अग्रसर करती है। तो कौन करती है स्टूडेंट्स, तो शिक्षा करती है। ए वाला ऑप्शन आप लोग इसमें राइट कर लीजिए। तो इस तरीके से आप लोगों का ये ऑप्शन वाले हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक सेकंड देख लेते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न 2 है कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस बार क्या करना है, अपठित पद्यांश है उसको पढ़कर अपने को पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने। तो आप इस पद्यांश को पढ़ लीजिए। अब प्रश्नों की अपन बात कर लेते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न है लड़कियां खिलखिलाती हैं। तो लड़कियां कहाँ खिलखिलाती हैं प्यारे स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो तेज धूप में भी, तेज बारिश में भी, कड़ाके की ठंड में भी। तो उपर्युक्त सभी, द वाला ऑप्शन आप लोग इसमें राइट कर लो। सेकंड है पिता के जाने के बाद माँ को किसने संभाला। तो किसने संभाला प्यारे स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप लोग कर लीजिए इसका सही वाला ऑप्शन, बेटी ने। ठीक है, लड़कियों को दुकान किससे मिली, लड़कियों को दुकान किससे मिली है स्टूडेंट्स, तो इसका राइट आंसर कर लीजिए आप लोग ए वाला ऑप्शन, पिता से। ठीक है, किससे, पिता से। और नेक्स्ट है यहाँ पे कि उपर्युक्त पद्यांश में लड़कियों को बताया गया है। क्या बताया गया है, तो इसमें आप लोग कर लीजिए खुलकर जीने वाली, ए वाला ऑप्शन आप लोग इसमें राइट कर ले लो। भाग ब की बात करते हैं स्टूडेंट्स। देखिएगा, 5-5 अंक के अपने प्रश्न हैं। करना क्या है इस प्रश्न में कि संकेत दीर्घ की बिंदुओं के आधार पर निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए लगभग 300 शब्दों में। लगभग कितने शब्दों में स्टूडेंट्स, 300 शब्दों में। तो देखो 3 निबंध रखें, तीनों निबंध का ही अपन यहाँ पे आंसर करेंगे। पहला निबंध है विद्यार्थी जीवन और खेलकूद, जिसमें सबसे पहले अपने को प्रस्तावना लिखनी है, फिर खेल कूद का महत्व, फिर खेल और स्वास्थ्य, फिर अन्य लाभ। तो देखिएगा इस प्रश्न का आंसर कैसे करोगे आप लोग। तो यहाँ पे देखते हैं। हाँ देखो, विद्यार्थी जीवन और खेलकूद, विद्यार्थी जीवन और खेलकूद। सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे कि विद्यार्थी जीवन व्यक्ति के विकास और निर्माण का आधार होता है। यह वह समय है जब विद्यार्थी न केवल शैक्षणिक ज्ञान प्राप्त करते हैं बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास भी करते हैं। इस प्रक्रिया में खेलकूद का महत्वपूर्ण स्थान होता है। सेकंड पॉइंट लगाना, खेलकूद का महत्व। तो खेलकूद विद्यार्थियों के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि अनुशासन, सहनशीलता, टीम भावना और नेतृत्व जैसे गुण भी विकसित करता है। खेलकूद विद्यार्थियों को चुनौतियों का सामना करने, समस्याओं का समाधान खोजने और तनाव से निपटने की क्षमता प्रदान करते हैं। अगला देख लेना, खेल और स्वास्थ्य। तो खेलकूद शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक होते हैं। यह शरीर को फिट और सक्रिय रखने में मदद करते हैं। खेलकूद से हृदय, फेफड़े और मांसपेशियों की कार्यक्षमता बढ़ती है। यह मोटापा, उच्च रक्तचाप और हृदय रोगों जैसी बीमारियों से बचाव में भी मदद करते हैं। खेलकूद के माध्यम से विद्यार्थी मानसिक ताजगी और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों को भी बढ़ाता है।
अन्य लाभ आप लिखिए इसके कि खेलकूद के अन्य लाभ भी हैं। यह विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, आत्मसंयम और समय प्रबंधन के गुणों को विकसित करता है। खेलकूद के माध्यम से विद्यार्थी दोस्ती और सहयोग की भावना सीखते हैं, जो उनके सामाजिक जीवन को समृद्ध बनाता है। खेलकूद के अनुभव से विद्यार्थी जीत और हार दोनों का समान रूप से यहाँ पे स्वीकार करने की कला सीखते हैं और उनके जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सहायक होते हैं। अगला लिख लेना इसका उपसंहार। लास्ट में क्या लिखोगे स्टूडेंट्स? उपसंहार। इसमें क्या लिखोगे कि विद्यार्थी जीवन में खेलकूद का स्थान अनिवार्य है। यह विद्यार्थियों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है और उन्हें जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। खेलकूद के माध्यम से विद्यार्थी न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं, बल्कि उनके व्यक्तित्व का भी समुचित विकास होता है। इसलिए हर विद्यार्थी को खेलकूद में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। इसका अगला क्या है? भ्रष्टाचार का निबंध, जिसमें सबसे पहले प्रस्तावना लिखो, फिर भ्रष्टाचार के कारण, फिर भ्रष्टाचार रोकने के उपाय, फिर लास्ट में उपसंहार। तो देखिएगा प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे उसका आंसर सबसे पहले प्रस्तावना लिख लीजिए कि भ्रष्टाचार हमारे समाज की एक गंभीर समस्या है जो देश के विकास और प्रगति में बड़ी बाधा है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसने समाज के हर वर्ग और प्रणाली को प्रभावित किया है। भ्रष्टाचार न केवल आर्थिक रूप से हानिकारक है, बल्कि यह नैतिक और सामाजिक मूल्यों को भी कमजोर करता है। भ्रष्टाचार के कारण लिख लो कि भ्रष्टाचार के कई कारण हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स? भ्रष्टाचार के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें क्या देखो यहाँ पे सबसे प्रमुख कारण है कि नैतिकता की कमी और लालच। लोग औदंग धन और शक्ति प्राप्त करने के लिए अनुचित साधनों का यहाँ पे क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। इसके अलावा सरकारी तंत्र, ठीक है, क्या करोगे स्टूडेंट? सरकारी तंत्र उनमें पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी भी भ्रष्टाचार को यहाँ पे क्या करती है? बढ़ावा देती है। क्या करती है प्यारे स्टूडेंट? बढ़ावा देती है, ठीक है। और यहाँ पे शिक्षा की कमी, कानून की व्यवस्था ढील भी भ्रष्टाचार के प्रमुख कारणों में से शामिल है। रिश्वतखोरी, पश्चाताप और भाई भतीजावाद जैसी बुराइयाँ भी भ्रष्टाचार को जन्म देती है। भ्रष्टाचार रोकने के उपाय आप लिख लीजिए यहाँ पे, तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हो, ठीक है। और फिर लास्ट में उपसंहार आपको लिख लेना है कि भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है जिससे निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। यह हमारे समाज और देश को अंदर से कमजोर कर रहा है। इसे रोकने के लिए हमें नैतिकता, पारदर्शिता और कानून व्यवस्था को मजबूत करना होगा। जागरूकता और शिक्षा के माध्यम से हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं और एक स्वच्छ और सशक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं। ये आप लोग इसमें लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। देखो, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इसके बारे में भी निबंध अपन लिखेंगे, ठीक है। तीनों निबंध अपन देखेंगे। देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में सबसे पहले प्रस्तावना लिखो कि हमारे समाज में बेटियों का महत्व अनमोल है। वे न केवल परिवार की धुरी होती हैं, बल्कि समाज और विदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का उद्देश्य बेटियों को समाज में समान अवसर प्रदान करना और उनके प्रति हो रहे भेदभाव को समाप्त करना है। कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम हेतु प्रयास की कन्या भ्रूण हत्या हमारे समाज की गंभीर समस्या है। इसे रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। सरकार ने इस दिशा में बड़े कानून बनाए हैं, जैसे कि प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, ठीक है, PNDT जिसे बोलते हैं अधिनियम, जो भ्रूण के लिंग निर्धारण और गर्भपात पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अलावा जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि लोग कन्या भ्रूण हत्या के दुष्परिणामों को समझें और इस अमानवीय कृत्य को रोकें। विभिन्न संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के लिए काम किया जा रहा है। और नेक्स्ट आपको लिखना है पॉइंट, बेटियों को बचाने में शिक्षा का महत्व। और फिर लास्ट में आपको लिखना है उपसंहार। उपसंहार में क्या लिखोगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान एक महत्वपूर्ण पहल है जो समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। हमें यह समझना होगा कि बेटियां भी समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है और उन्हें समान अधिकार और अवसर प्रदान करना हमारी जिम्मेदारी है। इस अभियान के माध्यम से हम एक सशक्त और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं जहाँ हर बेटी सुरक्षित और शिक्षित हो सके। इसलिए हमें बेटियों की सुरक्षा और शिक्षा के प्रति सदैव जागरूक रहना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। ये आप लोग लिख लेना इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रश्न क्रमांक 4 यहाँ पे कि स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर का छात्र मनोज मानते हुए अपने प्रधानाचार्य को खेल मैदान की सफाई करवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। और इसके अथवा में भी है, उसका आंसर भी अपन देखेंगे, लेकिन पहले अपन एक प्रार्थना पत्र यहाँ पे लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिएगा प्रार्थना पत्र कैसे लिखोगे कि सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर, विषय खेल मैदान की सफाई करवाने हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं मनोज कक्षा 10वीं का छात्र आपके विद्यालय का विद्यार्थी हूँ। हमारे विद्यालय के खेल के मैदान की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। खेल मैदान में गंदगी और कचरे का ढेर लगा हुआ है, जिससे न केवल छात्रों के खेलकूद में बाधा उत्पन्न हो रही है, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। खेलकूद हमारे शरीर और मानसिक विकास के लिए एक
अत्यंत आवश्यक है। विद्यालय का खेल मैदान ही वह स्थान है जहां हम स्वस्थ और ताजगीपूर्ण वातावरण में खेलकूद कर सकते हैं। खेल मैदान की नियमित सफाई न होने के कारण हम खेलकूद में पूरी तरह से सहभागिता नहीं कर पा रहे हैं। अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि आप हमारे खेल मैदान की सफाई हेतु उचित कदम उठाएं ताकि हमें स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण में खेलकूद करने का अवसर प्राप्त हो सके। आपके सहयोग के लिए हम सदा आभारी रहेंगे। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज, यहाँ पे मनाज नहीं है, मनोज, ठीक है, मनोज, कक्षा 10वीं, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर। तो इस तरीके से आप लोग ये प्रार्थना पत्र लिख सकते हो स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे स्टूडेंट, इसका अथवा का है कि स्वयं को रजत नगर बीकानेर निवासी मानते हुए अपने मित्र को शैक्षणिक भ्रमण के बारे में बताने हेतु एक पत्र लिखिए। क्या लिखना है स्टूडेंट्स? एक पत्र यहाँ पे लिखना है। तो देखते हैं, देखिएगा कि प्रिय मित्र राकेश, सप्रेम नमस्कार। आशा है, क्या है? आशा है कि तुम स्वस्थ और मस्त होंगे, ठीक है, और यहाँ सब कुछ ठीक है और मैं भी अच्छे से स्वस्थ स्वास्थ्य में हूँ। आज मैं हमारे हाल ही में हुए शैक्षणिक भ्रमण के बारे में बताना चाहता हूँ, ठीक है, बताम नहीं, यहाँ पे बताना लिख लेना, बताना चाहता हूँ। हमारे विद्यालय में पिछले सप्ताह है, ठीक है, यहाँ पे लिखो, हमारे विद्यालय में पिछले सप्ताह है क्या हुआ, एक शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन किया गया। इस बार हमें बीकानेर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों की यात्रा करने का अवसर मिला। सबसे पहले हम जूनागढ़ किले का दौरा किया। यह किला बीकानेर की धरोहर है और इसके भीतर कई शानदार महल और संग्रहालय हैं। वहाँ हमने बीकानेर के इतिहास और संस्कृति के बारे में बहुत कुछ सीखा। इसके बाद हमने करणी माता मंदिर, जिसे चूहों का मंदिर भी कहा जाता है, वहाँ भ्रमण किया। यह अनुभव अद्वितीय और रोचक था। मंदिर में हजारों चूहे घूमते हुए देखना एक अलग ही अनुभव था। वहाँ की धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं भी हमें समझ में आई। दोपहर के बाद भोजन के बाद हम लोग गजेनेर पैलेस गए, जो कि एक सुंदर झील के किनारे स्थित है। वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। पैलेस के बगीचों में टहलते हुए हमने शांति और सुकून का अनुभव किया। अंत में हमने बीकानेर की प्रसिद्ध मिठाई भुजिया का आनंद लिया। यात्रा बहुत ही ज्ञानवर्धक और मज़ेदार थी। इस भ्रमण ने हमें इतिहास, संस्कृति और प्रकृति के बारे में बहुत कुछ सिखाया। तुम्हें यह पत्र पढ़कर अच्छा लगा होगा। अपने अनुभव साझा करना चाहता हूँ और तुम भी अपने अनुभवों के बारे में लिखना। तुम्हारा मित्र मनोज, रजत नगर बीकानेर। ये आप लोगों को इस प्रश्न में आंसर लिख लेना है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अपना 5वां प्रश्न है कि अंगदान को प्रोत्साहन देते हुए एक विज्ञापन लिखिए 25 से 30 शब्दों में, या फिर इसके अथवा में है कि अचार व पापड़ की बिक्री हेतु एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, तो देखिएगा 5वें का उत्तर ही है प्रश्न क्रमांक 5 का अंगदान महादान। तो अंगदान के ऊपर ये देखो डायग्राम आप पेंसिल की सहायता से बना सकते हो, बहुत ही सिंपल है। अंगदान महादान उपहार जिंदगी का, आपका एक कदम किसी का जीवन बचा सकता है। आज ही स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर अंगदान के लिए पंजीकरण करें और किसी के जीवन में एक उम्मीद को जन्म दें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ये नंबर आप लिख सकते हो। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ की जगह यहाँ पे करना आप लोग, यहाँ पे इसको काट दो यार, ठीक है। यहाँ पे लिखो राजस्थान सरकार द्वारा, ठीक है, राजस्थान लिख लेना इसमें, ठीक है, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी, ठीक है। और ये नंबर देखो 09 के करके से आप लिख सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। तो ये आप लोग बना लेना। और उसके अथवा में था ना, अथवा में देखो क्या था, अथवा में देख लेते हैं एक बार। आचार व पापड़ की बिक्री हेतु, तो आचार व पापड़ की बिक्री भी अपन करते हैं यहाँ पे। तो ये देख लीजिए, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना ताकि क्लियर दिखे। देखो मन ललचाए स्वादिष्ट आचार भूख जगाए, ये अचार के डिब्बे हो गए यहाँ पे। ताजे एवं स्वस्थ फलों से निर्मित, घर जैसा स्वाद जैसे दादी ने माँ ने बनाया हो। 200 ग्राम, 500 ग्राम तथा 1 किलो के पैकेटों में उपलब्ध। खुद भी खाएं और औरों को भी खिलाएं। इस तरीके से आप लोग इसको बना सकते हो। अगला क्वेश्चन देखना स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रश्नों की अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, बहुचयनात्मक प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। भाग स है अपना कि औपचारिक शब्द में प्रत्यय है। तो औपचारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे इक प्रत्यय है। स वाला ऑप्शन राइट कर लीजिए। सप्तऋषि शब्द में समास है। तो सप्तऋषि शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास है, ब वाला ऑप्शन। बड़भागी किसे कहा गया है? तो बड़भागी किसे कहा है प्यारे स्टूडेंट? उद्धव को। स वाला ऑप्शन लिख लो। रे नृप बालक काल बस बोलत, पंक्ति में नृप बालक किसे कहा है? तो किसे कहा है नृप बालक? लक्ष्मण को। ब वाला ऑप्शन, ठीक है। और आभा शब्द का अर्थ है, तो आभा शब्द का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स? तो आभा शब्द का अर्थ होता है चमक, ए वाला ऑप्शन। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? तो कौन है स्टूडेंट्स नेताजी चश्मा के? तो स्वयं प्रकाश, से वाला ऑप्शन। और संगति के लिए उत्साह किसने नहीं दिखाया? किसने नहीं दिखाया संगति के लिए उत्साह? नवाब साहब ने नहीं दिखाया, ए वाला ऑप्शन राइट कर लेना। मनु भंडारी कितने भाई बहनों में सबसे छोटी थी? तो कितने भाई बहनों में सबसे छोटी थी वो? तो ये आपको बताना है इसमें, ठीक है। तो इसमें आप लिख लीजिए यहाँ पे 5 भाई बहनों में, ठीक है। मैं क्यों लिखता हूं पाठ के लेखक हैं, तो कौन है? तो अज्ञेय हैं, से वाला ऑप्शन आप लोग इसमें राइट कर लो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स, देखिएगा यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 7वां है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रमेश शब्द है, तो रमेश शब्द संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है रमेश में? तो एक व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ पे लिख लो आप व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। कौन सी है प्यारे स्टूडेंट? व्यक्तिवाचक
निश्चक, ठीक है, व्यक्तिवाचक लिख लो, संज्ञा है। वह जा रहा है रेखांकित शब्द है, तो वह क्या है यहाँ पे, वह एक यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, निश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम तो है लेकिन कौन सा है, निश्चयवाचक, ठीक है, तो लिख लो निश्चयवाचक, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो निश्चयवाचक इसमें लिख लो। कोयल मीठा गाती है, वाक्य में विशेषण है, तो विशेषण क्या हो जाएगा यहाँ पे कि कोयल गाती तो है लेकिन कैसा गाती है, वो मीठा गाती है, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, मीठा, तो मीठा आप लोग लिख लीजिए। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हो उसे क्या कहते हैं, उसे सहकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, सहकर्मक क्रिया उसे कहते हैं, तो ये आप लोग इसमें लिख लो। 8वां प्रश्न देखना, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखो इस गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिए यहाँ पे, ठीक है, क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए। अब ये प्रश्न देख लीजिए कि उपरोक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। हालदार साहब की आदत से मजबूर थे, हालदार साहब भावुक क्यों हो गए, मूर्ति पर किसने बना चश्मा रखा था। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपन देखते हैं, देखिएगा। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, देखो पहला प्रश्न था उपरोक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया, तो नेताजी का चश्मा पाठ से है। हालदार साहब किस आदत से मजबूर थे, तो हालदार साहब मूर्ति की तरफ देखे बिना नहीं रह सकते थे, यह उनकी आदत थी। हालदार साहब भावुक क्यों हो गए, उसका आंसर लिखो कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा देखकर जो बच्चों द्वारा बनाया गया था, हालदार साहब भावुक हो गए कि यह दृश्य उनकी भावनाओं को प्रभावित कर गया। मूर्ति पर किससे बना चश्मा रखा था, तो मूर्ति पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं, ये लिख लो आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, इसके अथवा में भी है, तो अथवा वाले का आंसर भी अपन देखेंगे, बेफिक्र रहिए, मैं संपूर्ण सॉल्यूशन आपको करवाऊंगा। इसलिए अगर आप लोगों ने यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और जो बेल का जो नोटिफिकेशन है ना उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लें, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये आपका यहाँ पे गद्यांश हो गया। अब प्रश्न देख लीजिए, खीरे के इस्तेमाल का तरीका कौन जानते हैं। नवाब साहब ने क्या तैयारी की, नवाब साहब जीरा मिला, नमक और लाल मिर्च कहाँ से लाए थे, इस्तेमाल शब्द का अर्थ बताइए, ठीक है। 4 ही है ना इसमें, हाँ 4 ही हैं, तो चारों को उत्तर देखिए अपन। देखो चारों के आंसर करते हैं यहाँ पे, चारों के आंसर कहाँ हो गए, हाँ यहाँ पे देखो। खीरे का इस्तेमाल जो है तरीका कौन जानता है, तो लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। नवाब साहब ने क्या तैयारी की थी, तो नवाब साहब ने खीरे के पंखों पर जीरा मिला, नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरकी थी। नवाब साहब जीरा मिला, नमक और लाल मिर्च कहाँ से लाए थे, तो नवाब साहब ने खीरे के टुकड़ों पर बुरकने के लिए जीरा मिला, नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया तैयार की थी, जिसे खीरा बेचने वाले हाजिर कर देते हैं। इस्तेमाल शब्द का अर्थ बताइए, तो इस्तेमाल शब्द का अर्थ है उपयोग करना या फिर प्रयोग करना, ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न देखना स्टूडेंट्स, आपका 9वां प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे इस बार पद्यांश है, क्या है स्टूडेंट्स, पद्यांश है। तो पद्यांश आप लोग देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, 4 प्रश्न है कि उपरोक्त पद्यांश के कवि कौन है, जल के भीतर कौन रहता है, जल की बूंद किस पर नहीं टिकती, उद्योग को कैसा बताया गया है। तो इन सभी के उत्तर अपन देखते हैं यहाँ पे, देखिएगा। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, पहले का क्या करोगे कि उपरोक्त पद्यांश के कवि कौन है, इस पद्यांश के कवि संत सूरदास जी हैं। जल के भीतर कौन रहता है, जल के भीतर पुरैन यानी कमल के पात रहते हैं। जल की बूंद किस पर नहीं टिकती, तो जल की बूंद तेल की गागरी यानी घड़ा पर नहीं टिकती। उद्धव को कैसा बताया गया है, तो उद्धव को अति बड़भागी यानी बहुत भाग्यशाली बताया गया है, क्योंकि वे स्नेह से अप्रभावित रहते हैं और उनके मन में अनुराग नहीं है। कवि बादल से क्या अनुरोध कर रहा है, तो कवि बादल से गरजने का अनुरोध कर रहा है। पद्यांश के कवि का नाम बताइए, इस पद्यांश के कवि सुमित्रानंदन पंत है। बादल किसका प्रतीक है, तो बादल नवजीवन, ऊर्जा और कविता के नूतन सृजन का प्रतीक है। विद्युत छवि उर में पंक्ति में उर शब्द से क्या तात्पर्य है, तो उर शब्द का तात्पर्य हृदय या दिल से है, तो ये आप लोग लिख लो, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं यहाँ पे, देखो अपना अगला है यहाँ पे, इसका अथवा वाला भी है ना कि बादल गरजो, इसका भी देख लिया अपन ने, देख लिया इसका आंसर, ठीक है। उद्धव वाले का तो देख लिया था, और देखो बादल गरजा, इस यही तो पढ़ रहे थे अपन यार, ठीक है। क्वेश्चन नहीं पढ़ा अपन ने, सीधा ही यहाँ पे आंसर पढ़ लिया, ठीक है। देखो ये उद्धव वाले का है, ठीक है, ये उद्धव वाले का है, और फिर उसके बाद में जो है यहाँ पे, ठीक है, इसका नीचे वाले का है, ठीक है। तो ये नीचे वाले का हो गया, ठीक है। तो ये आप लोग इसमें ठीक है, ये आप लोग इसमें देख सकते हो। आगे के प्रश्न अपन देखते हैं, ठीक है, आगे के प्रश्न देखते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, देखो 10वां प्रश्न है यहाँ पे, लघुत्तरात्मक प्रश्न है, उत्तर सीमा 40 शब्द, ठीक है। देखिएगा 7 प्रश्न है इसमें, तो देखिएगा। पहला प्रश्न बोल रहा है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। तो देखिएगा इस प्रश्न का आंसर कैसे लिखोगे आप लोग, तो इस प्रश्न का आंसर लिखो कि कवि का आशय है कि यादें यात्रा के दौरान मार्गदर्शन और प्रेरणा देने वाली होती हैं, जैसे यात्रियों के लिए पाथेय यानी खाद्य सामग्री, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है इसका, अगला प्रश्न कि बच्चे की दंदोरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या लिखोगे, देखो कि बच्चे की दंदोरित मुस्कान कवि के मन को आनंदित और प्रसन्न करती है, उसकी मासूमियत और खुशियों का एहसास कराती है। और देखो ये प्रश्न पढ़ लो एक बार आप लोग, ठीक है, सारे प्रश्न पढ़ लो यहाँ पे क्या है। देखो तीसरा प्रश्न है इसका कि बलभोगिन भगत की दिनचर्या को
देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, तो ठीक है, तो वो बताना अपने को। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, अगला क्वेश्चन है कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है, कनखियों को देखना मुहावरे काटते लिखते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखिएगा इन सभी प्रश्न। और पेरेंट्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग यार यहाँ पे इंस्टाग्राम चलाते हो तो इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। मैं आईडी यहाँ पे बता देता हूँ आपको। मेरी देखो, मेरी आईडी है YASH, ठीक है, WANT, ठीक है, फिर डॉट, फिर डबल स्मॉल स्लैश, फिर 04। इस तरीके से ये मेरी आईडी है, तो इसे आप लोग जरूर फॉलो कर लीजिएगा अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो तो, ठीक है। और लगभग 2300 के समथिंग जो है ना फॉलोअर्स होंगे, उसमें 7 पोस्ट होंगी, ठीक है। तो इच्छा है तो अगर भाई, वैसे तो देखो चलाना नहीं चाहिए, इंस्टाग्राम नहीं चलाना चाहिए आपको, लेकिन अगर चलाते हो तो कर लीजिएगा। देखो नेक्स्ट है यहाँ पे अपना थर्ड क्वेश्चन देख रहे थे अपन, 2 तो अपन ने देख ही ली कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। तो इसका आंसर लिखना कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या सरल, नियमित और धार्मिक थी, जिसमें ध्यान और भजन शामिल थे, जिससे लोग अचरज में पड़ जाते थे। इसका चौथा है कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है, तो क्यों याद किया जाता है, तो डुमराव को शहनाई के विश्व प्रसिद्ध वादक बिस्मिल्लाह खान की जन्मस्थली होने के कारण याद किया जाता है। पांचवें कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, तो भोलानाथ अपने साथियों को देखकर उनकी संगति में शामिल होकर खुशी और आनंद में खो जाता है और अपनी सिसकन भूल जाता है। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है, तो गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है क्योंकि वहाँ के लोग कड़ी मेहनत और परिश्रम से अपने जीवन को सुंदर और सफल बनाते हैं। कनखियों को देखना मुहावरे का अर्थ और वाक्य में प्रयोग, तो कनखियों से देखना अर्थ है तिरछी नज़र से देखना। उसका उदाहरण क्या हो जाएगा, उसने चोरी से अपनी माँ को कनखियों से देखा कि कहीं उसे पकड़ा ना जाए, ठीक है, ये हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं, देखिएगा कौन सा प्रश्न अपन, 11वां प्रश्न है स्टूडेंट्स अपना, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है इस बार, उत्तर सीमा 60 से 80 शब्द में, 3 नंबर का प्रश्न है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, और उसके अथवा में कि आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिएगा स्टूडेंट्स इन प्रश्नों के आंसर। देखो, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म न्यायपूर्ण, दयालु और प्रजा के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। राजा की प्रजा की सेवा करते हुए अपनी प्रजा की भलाई और सुख के लिए कार्य करना चाहिए। राजा को अपनी प्रजा के दुख दर्द को समझना चाहिए और उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और इसके अथवा वाला भी देख सकते हो, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं। तो आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा सरल, सहज और भावपूर्ण है। कवि ने व्यक्तिगत अनुभवों और भावनाओं को सहजता से व्यक्त किया है। उदाहरण के लिए, मैं हूँ वही बचपन, बड़पन को प्यारा, इस पंक्ति में बचपन की मासूमियत और इसके प्रति कवि का प्रेम स्पष्ट होता है। अगला प्रश्न देखना स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसका सेकंड की, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखें। तो देखिएगा अपनी प्रतिक्रिया क्या लिखेंगे, थोड़ा बड़ा आंसर है ना, क्योंकि 3 नंबर का प्रश्न है कि पान वाले की यह टिप्पणी अत्यंत असंवेदनशील है और अपमानजनक है। फौज में सेवा करना किसी की शारीरिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसकी योग्यता, यहाँ पे लिखना योग्यता, ठीक है, साहस और देशभक्ति पर निर्भर करता है। इस तरह की टिप्पणियां व्यक्ति की आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती हैं और समाज में नकारात्मकता फैलाती हैं। हमें सभी व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए और उनकी क्षमताओं को पहचानना चाहिए, ठीक है। और देखो इसके अथवा में भी है ना, अथवा में क्या है इसके कि लेखिका मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा वो लिखिए। तो लिख देते हैं अपन, देखिए कि मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर उनके परिवार, विशेष रूप से उनके पिता और पति रंजनी भंडारी का गहरा प्रभाव पड़ा। उनके पिता ने उन्हें साहित्य और लेखन की दुनिया से परिचित कराया, जबकि उनके पति ने उन्हें लेखन में निरंतरता और दृढ़ता बनाए रखने की प्रेरणा दी। इनके अलावा समाज और उनके आसपास के घटनाक्रमों ने भी उन्हें उनके लेखन और दृष्टिकोण पर प्रभाव डाला। ये आप लोग लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपका, यहाँ पे निम्न में से किसी एक रचनाकार का परिचय लिखिए। उत्तर सीमा 100 शब्द। पहला है मंगलेश डबराल, दूसरा है यशपाल। तो दोनों के बारे में अपन लिखेंगे, ठीक। एग्जाम में तो आपको एक के बारे में लिखना था, लेकिन अपन यहाँ पे दोनों के बारे में लिखेंगे। देखो मंगलेश डबराल, ठीक है, इसकी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ मैं थोड़ा सा, रुकिएगा, ठीक है, 1 सेकंड स्टूडेंट्स। हाँ, ब्राइटनेस बढ़ गई है। हाँ, देखो मंगलेश डबराल आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख कवियों में से एक थे। उनका जन्म 16 मई 1948 को टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। डबराल जी की कविताओं में ग्रामीण जीवन, प्रकृति और आधुनिक समाज की समस्याओं का सूक्ष्म चित्रण मिलता है। उन्होंने पत्रकारिता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जनसत्ता अखबार में साहित्य संपोषक के रूप में कार्य किया। उनके काव्य संग्रह में पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं प्रमुख है। डबराल जी का साहित्यिक
योगदान हिंदी साहित्य में एक अनमूल्य धरोहर है। यशपाल जी के बारे में लिख लो कि यशपाल हिंदी के प्रमुख कथाकार और उपन्यासकार थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1903 को फिरोजपुर पंजाब में हुआ था। यशपाल जी का साहित्य समाज की विद्रोही आवाज़ को प्रकट करता है। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय रूप से शामिल रहे। उनके प्रमुख उपन्यासों में दिव्या, देशद्रोही, मनुष्यत्व का जन्म, झूठा सच शामिल है। झूठा सच को उनका सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है, जिसमें उन्होंने भारत के विभाजन की त्रासदी को बेहद मार्मिक रूप में प्रस्तुत किया। यशपाल जी की साहित्यिक योगदान और उनकी सामाजिक संवेदनशीलता हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती है। तो ये आप लोग जो है इनका आंसर लिख लो। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आपका निबंधात्मक प्रश्न है, 13वां प्रश्न कि बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। माता का अंचल पाठ के आधार पर लिखिए। तो देखिएगा स्टूडेंट्स इस प्रश्न का आंसर, तो यहाँ पे लिख लो कि बच्चे अपने माता पिता के प्रति प्रेम को अपने मासूम और निश्चल व्यवहार से अभिव्यक्त करते हैं। माता का अंचल पाठ में यह बताया गया है कि बच्चे अपने छोटे छोटे कामों में, जैसे माता पिता को गले लगाना, उनके साथ खेलना, उनकी छोटी मोटी मदद करना, अपना प्रेम दिखाते हैं। उनकी प्यारी मुस्कान और तुतलाती भाषा भी उनके स्नेह की प्रतीक होती है। बच्चों का माता पिता के प्रति अपनापन, निश्चलता और उनके दिलों को छू जाती है और उनके गहरे प्रेम का परिणाम है। और इसके अथवा वाला प्रश्न देखना, अथवा में भी है इसके प्रश्न। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखो मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर, बताइए कि लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, और हाँ कमेंट बॉक्स में बता देना अब नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट के सॉल्यूशन के कंप्लीट करवाऊंगा पहले, ठीक है। मैंने देखो संस्कृत का सॉल्यूशन आपको कंप्लीट बता दिया है, हिंदी का अपन इस वीडियो में देख लिया, और गणित का मैंने अपलोड कर दिया है कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इनके वीडियोस नहीं देखे तो उनके वीडियोस जरूर देखें। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर, बताइए कि लेखक को कौन सी लिखने के लिए प्रेरित करती हैं, कौन सी बातें। तो देखो मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में, लेखक बताते हैं कि उन्हें लिखने के लिए प्रेरित करने वाली प्रमुख बातें उनके अनुभव, संवेदनाएं और समाज की विभिन्न घटनाएं हैं। लेखन के माध्यम से वे भी अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करते हैं और समाज में घट रही घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। उन्हें लगता है कि लेखन एक माध्यम है जिसके द्वारा वे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर सकते हैं और पाठकों तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं। उनके लेखन में जीवन की विविधताओं का प्रतिबिंब मिलता है और जो उन्हें निरंतर लिखने के लिए प्रेरित करता है। तो प्यारे स्टूडेंट मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बता दिया है, हर एक प्रश्न का आंसर। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किसका कर रहे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल का जो नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लें, ठीक है। और इस आईडी मैंने बताई थी आपको, अगर इच्छा हो तो फॉलो कर लेना, बाकी कोई बात नहीं थी। और बाकी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें इस वीडियो को। पीडीएफ के लिए मैंने बताई दिया, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी अपन मिलते हैं स्टूडेंट्स जल्दी नेक्स्ट वीडियोस में इसी होशम जोश के साथ। तब तक जो है सभी पैर स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद। सभी पैर स्टूडेंटों को टेक केयर, मिलते हैं जल्दी, बाय, टेक केयर।